कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हरा चारा संरक्षण के लिए चलाई जा रही है साइलेज निर्माण योजना। गेतल सूद में हुआ किसान मेला का आयोजन। मिट्टी और कृषि उत्पाद के सेहत के लिए फायदेमंद है जैविक खेती। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन के विकास के लिए पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा साइलेज निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है जिस मौसम में हरा चारा का उत्पादन बहुतायत में हो उस समय उपयोग से अतिरिक्त मात्रा के हरा चारा को साइलेज के रूप में संरक्षित करना, ताकि हरा चारा की अनुपलब्धता के समय साइलेज का उपयोग किया जा सके। यह पशुपालकों को 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक के पास 2.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत चुने गए लाभुक को 1,05,000 रुपए साइलेज पिट एवं चॉफ कटर मशीन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पिछले दिनों रांची के अनगढ़ा प्रखंड स्थित गेतल सूद में रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से केंद्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में कृषि उत्पाद, खाद, बीज, पशु पक्षियों सहित कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए आर.के. मिशन के स्वामी दत्त सेवानंद ने बताया। इस तरह के मेला लगाने का उद्देश्य है आसपास के लोगों में, जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, जो हमारे किसान हैं, नई नई क्या तकनीकें हैं, और हमारे वैज्ञानिक लोग भी आते हैं दूसरे जगहों से भी। हमारे भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, हमारा विवेकानंद यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिक, और फिर पलांडू इत्यादि इत्यादि IINRG के वैज्ञानिक, ये लोग भी आते हैं और किसानों को नई नई जानकारियाँ देते हैं। और फिर इस मेला का उद्देश्य और एक भी है कि जो किसान हमारे साल भर मेहनत करते हैं और अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं, वो फसल यहाँ लाते हैं प्रदर्शनी के लिए, जो कि और जो बेस्ट होता है, जैसे बैगन के ऊपर और भी जो भी फसल है, फूल है, हाथ का उद्योग है, हाथ से बनाया हुआ, जैसे गमछा हमारे लोग बनाते हैं यहाँ, अगरबत्ती, इस तरह के जो कुटीर उद्योग जिसको बोला जाता है, उसमें जिसका बेस्ट होता है उसको हम लोग प्राइज़ देते हैं और किसानों को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। जैविक खेती रासायनिक खेती की तुलना में हर दृष्टिकोण से ज्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक गाय से 30 एकड़ में जैविक खेती की जा सकती है। साथ ही पंचगव्य से बना खाद मिट्टी की सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में सक्षम है। अगर हम जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में लागत कम आएगा। हो सकता है शुरू में आपको उत्पादन थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो बाज़ार में मूल्य है, वो बाज़ार में मूल्य जो है, जो रासायनिक उत्पाद है, उससे कम से कम 2 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा और 2 से 3 सालों में जो है आपका बिना कोई रासायनिक खाद के आपका जो है जैविक खेती से मतलब उत्पादन उतना ही होगा जितना कि आप रासायनिक में कर रहे थे, और लागत भी कम होगा। साथ साथ जिसमें कि अगर आपके पास एक देसी गाय है और एक देसी गाय से 30 एकड़ आप खेती कर सकते हैं, उसमें उसका एक फॉर्मुलेशन है, जीवामृत बोलते हैं, जिसमें गौमूत्र और गोबर और बेसन और गुड़ का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही मतलब विज्ञान भी उसको मान रहा है कि जो पंचगव्य है, और अगर देसी गाय के गोबर और गौमूत्र और घी से अगर पंचगव्य तैयार किया जाए तो पंचगव्य ऐसा पदार्थ है जिसमें कि 16 पोषक तत्व जो है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पंचगव्य में मौजूद हैं। तो आप अगर एक पंचगव्य का प्रयोग करते हैं तो आपको अन्य रासायनिक खाद का या हार्मोन का या कोई टॉनिक का प्रयोग नहीं करना होगा। तो पंचगव्य आप अपने घर में बना सकते हैं और उसका प्रयोग करके आप अपनी खेती को जो है अच्छा कर सकते हैं और मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सब्जी फसल कद्दू की गर्मा खेती के लिए फरवरी तक बुआई का काम संपन्न कर दें। बुआई में 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थाला
3 से 5 बीज सीधे बोएं और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3600 रुपए, गेहूँ 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 3600 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3000 रुपए से लेकर 3150 रुपए, आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? के पैसे से हाँ, अपनाकर मैंने पानी से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ। की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, रहीम की बहुत अच्छी पंक्ति है,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। इसी से पता चलता है कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खासकर जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो पानी का बहुत महत्व होता है। झारखंड में तकरीबन 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन बारिश की बूंदें बह जाती है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। ऐसे में ये ज़रूरी है कि पानी को बचाया जाए और इसके लिए योजना चलाई जाती है जल छाजन विभाग की ओर से। जी हाँ किसान भाइयों, जल छाजन विभाग की ओर से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, आप इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत होगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री मदन सेन गुप्ता, जो कि प्रशासकीय पदाधिकारी हैं झारखंड राज्य जल छाजन मिशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, जल छाजन की योजनाओं से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 065122826007। तो आप जुड़िए हमारे साथ और जल छाजन संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। सबसे पहले सेन गुप्ता साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड का एक बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जल छाजन से ही रूबरू नहीं हैं। तो आखिर जल छाजन है क्या? जल छाजन मतलब जल का छाना। जैसे अभी आपने कहा कि रहीमन पानी राखिए, तो हमारा जो जल छाजन है वो पानी रखने की ही बात ज़्यादा करता है। तो जल छाजन क्या है? आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितनी बारिश होती है वह ऊपर से नीचे को ढाल से नीचे बह करके चला जाता है और लगभग 70% वर्षा का पानी बहकर चला जाता है। तो हमारी धरती सूखी रह जाती है और बारिश जो होती है वह ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से बारिश होती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है, कभी लंबे अंतराल तक बारिश होती ही नहीं है और कभी खूब बारिश होती है। इससे फसल में बाधा उत्पन्न होती है। हमारा जो कार्यक्रम है, हम ये देखते हैं कि पानी बरसा कहाँ और बरस करके किधर जा रहा है। जिधर बारिश जार का पानी बह करके जा रहा है तो वो एक हम क्षेत्र हम लोग उसको बनाते हैं कि सारा पानी अगर किसी एक नाले से होकर के बह रहा हो तो ऊपर की उतनी ज़मीन को हम एक जल छाजन क्षेत्र कहते हैं। मूलतः जल छाजन एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है जहां बारिश के पानी का हम प्रबंधन करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम जल छाजन की बात करते हैं इसमें बहुत सारे लाभ हैं। इसका उद्देश्य भी है कि जल बचाना है जी। तो जब हम लाभ की बात करते हैं तो किसान भाई क्या क्या इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाई जैसे ही आप जल का प्रबंधन सीख लेंगे वैसे ही आप के मुझे लगता है कि अगर आप किसान हैं तो सारी समस्याओं का निदान इसी में है कि अगर आपको पानी दिखता है तो खेती आप खुद कर लेंगे। तब ये कैसे होगा? क्योंकि वर्षा का जो पानी है हम उसको रोकने का प्रयास ऊपर से ही करते हैं। जहाँ से पानी ढलना शुरू करता है वहीं से हम पानी को रोकना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसमें ट्रेंच या गड्ढे बनाते हैं ताकि पानी उसमें आकर रुके और लगातार हम इस तरह से ट्रेंचेज बनाते हैं क्योंकि पानी को ज़मीन के अंदर जाने के लिए समय चाहिए। आप जानते हैं कि वर्षा का पानी अगर बरसेगा तो सीधे बहकर चला जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे वो गड्ढे में जाएगा तो हम लगभग 3 फीट गड्ढा करते हैं तो 3 फीट का पानी खड़ा रहेगा और खड़ा हुआ पानी धीरे 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 ज़मीन के अंदर जाएगा। तो ज़मीन के अंदर जब जाएगा तो उसको रिचार्ज करेगा जी। जितने भी हमारे ज़मीन के अंदर में जितने भी हैं पानी रखने का, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वही पानी रखने का खजाना है। बिल्कुल। अगर आप खजाना को भरते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो लाभ मिलेगा ही। हम अभी भर नहीं पाते हैं, पानी बह जाता है तो खजाना खाली रह जाता है तो खेती में असर डालता है। इसलिए हमारा प्रबंध है कि पानी के बहते हुए जो भी पानी है उसको हम रोकें। जैसे हम रोकेंगे वैसे ही तो आप हरियाली आ जाएगी। बिल्कुल। और नीचे जैसे हुआ कि हम ट्रेंच बनाए, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी का चेक डैम बनाते हैं, उसके बाद तालाब बनाते हैं, अंत में हम जा करके चेक डैम बनाते हैं। बिल्कुल। तो कृषि के क्षेत्र में जो आप जो चेक डैम बना रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कितना लाभ दिखता है, कितना प्रतिशत तक बिल्कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि? जैसे हम लोग अगर काम को जिसको हम इसको कहते हैं ज़मीन का उपचार, जैसे ही हम उपचार करते हैं वैसे जल का संरक्षण हो गया, भूमि का संरक्षण हो गया, मिट्टी का बहाव रुक जाता है और 20% तक उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। और यह कार्यक्रम 5 वर्षों का है।
5 वर्षों के अंतराल में आप देखेंगे कि पूरे उस क्षेत्र में कायाकल्प हो जाएगा। कोई भी किसान भाई अगर है वो जल छाजन से जुड़ना चाहता है, मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो जल छाजन हो रहा है या आपकी जो योजनाएं हैं जल छाजन की, वो किस तरह से काम करता है, किसान उससे किस तरह से जुड़ सकते हैं? हमारी परियोजनाएं चलती हैं, जैसे हर ज़िले में हम 5000 हेक्टेयर की एक परियोजना, कम या बेसी हम एक लेते हैं। उसके अंतर्गत जो प्रखंड पंचायतें या गांव आते हैं, लगभग 30-35 गांव या उस तरह से प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और कई पंचायतें 5-7 पंचायतें आती हैं। तो उन पंचायतों में रहने वाले जितने किसान भाई हैं, गांव में रहने वाले जितने किसान भाई, उनको तो लाभ होगा ही, इसलिए कि यह जो कार्यक्रम है जन सहभागिता के आधार पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। जल छाजन क्षेत्र में रहने वाले हर किसान को इसमें जुड़ना है, क्योंकि इसी में उनका हित जुड़ा हुआ है। तो जो किसान जुड़ते हैं उनको वो सहभागिता के आधार पर क्या क्या काम करते हैं? जैसे सरकार जो राशि देती है वो उतना नहीं है, यह आपका कार्यक्रम है, इसलिए हमारे जल छाजन में अंशदान देना पड़ता है। अच्छा, कृषकों को। दूसरी योजनाओं में शायद अंशदान न हो, लेकिन इसमें अंशदान देना पड़ता है। जैसे अगर सरकारी ज़मीन है में अगर कोई संरचना बन रही है तो उसमें कोई अंशदान नहीं है। सेन गुप्ता साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। क्या जानना चाहते हैं आप जल छाजन के बारे में? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर लौटकर उसी बात पर आते हैं। जी, आप बता रहे थे कि कुछ अंशदान की बात बता रहे जी, अंशदान है। अंशदान इसमें कृषकों का होता है, और रैयती ज़मीन पर 10% तक का अंशदान देना। फिर हम आपको रोकना चाहेंगे कि कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क फिर नहीं हो पा रहा है। रैयती ज़मीन पर अंशदान की आप बात कर रहे हैं? जी, रैयती ज़मीन पर अगर SC/ST हैं तो उनको 5% तक अंशदान देना पड़ता है, और सामान्य वर्गों को पूरे खर्च का 5% जितना भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 50,000 की योजना बनने वाली है, तो 5,000 रुपये देंगे जो सामान्य वर्ग के हैं, और SC/ST के खेत में अगर बनता हो तो 5% की राशि अंशदान के रूप में, या तो वो कैश में दे सकते हैं रुपये में, या फिर श्रमदान से उसकी भरपाई हो जाती है। अच्छा, तो वो इसका लाभ फिर वो यह राशि उन्हीं के खाता में जमा होती है, ताकि जो संरचना बन रही है उस पर अगर रखरखाव की ज़रूरत हो तो गांव वाले खुद ही उसका रखरखाव कर सकें। हमारी जल छाजन समितियां बनती हैं, 500 हेक्टेयर में एक हम जल छाजन की समिति बनाते हैं। जल छाजन की समिति गांव वालों के द्वारा ही चुनी जाती है, यह तो समिति उसी के द्वारा गठित की जाती है। इसमें कौन कौन होते हैं इस समिति में? जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक कोषाध्यक्ष होते हैं जो जिनका काम है लेखा का संधारण करना, बाकी सभी वर्गों के प्रतिनिधि रहते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि रहते हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहते हैं। तो इस तरह से एक समाज का उसमें प्रतिनिधित्व होता है उस जल छाजन क्षेत्र में रहने वालों का, और उन्हीं के द्वारा ही चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक तालाब जल छाजन की ओर से मैंने एक तालाब बनवाया, और उस तालाब में हमने कुछ मछली पालन करना मैं चाहता हूं, तो उससे उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा, इस पर हम जानेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए कि मेरा एक तालाब है और उस आपकी ओर से बनाया गया है, उस तालाब का लाभ मुझे मिलेगा, मेरी ज़मीन पर है, या मैं एक किसान हूँ, या किसी उसका लाभ सामूहिक रूप से? मेरी ओर से तो नहीं, आपकी ओर से ही बनाया गया, क्योंकि आपने इसमें अंशदान दिया है और सरकार की राशि उसमें सन्निहित हुई है। तो मैं उससे लाभ कैसे? चूँकि आपने अपनी ज़मीन पर बनवाया है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा।
और अगर वह सरकारी भूमि पर बनती है तो उसके लिए वहाँ पर एक समिति गठित की जाती है ताकि उसमें जो उत्पादन होगा, मान लीजिए मछली हो या वृक्षारोपण हो, तो पेड़ उग रहे हों, तो उसमें किस तरह से लाभ हो और उस लाभ का बंटवारा गांव वालों को किस तरह से बने, यह जल छाजन समिति खुद नियम बनाती है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल छाजन की ज़रूरत है और वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन किसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जल छाजन किया जा सकता है, तो ऐसे में अगर कोई किसान या कोई समूह चाहता है कि वहाँ पर जल छाजन का कार्यक्रम हो और संभावनाएं भी हैं, तो वो किस तरह से आपसे जुड़े और उसका लाभ लें? अब अभी तक ऐसा हो रहा है कि हम ऊंची ज़मीन से नीचे की ओर जा रहे हैं। हमारी जो परियोजनाएं भारत सरकार स्वीकृत करती हैं तो उसमें हमने जैसे अभी बताया कि 5000 हेक्टेयर की एक परियोजना बहुत बड़ी योजना होती है, तो क्रमिक रूप से हम ले रहे हैं। हर साल लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जुड़ते चला जा रहा है और कभी ना कभी उनका गांव भी इसमें आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये अभी राज्य में जो क्षेत्र हैं किन क्षेत्रों में काम चल रहा है? सभी जिलों में है। अभी 117 परियोजनाएं ऐसी चल रही हैं और इस साल भी 1.5 लाख हेक्टेयर के लिए योजना स्वीकृत हुई है, वो तुरंत फिर प्रभावी हो जाएंगी, जिसमें 27 परियोजनाएं और हो रही हैं। अभी हम लोग 6,20,000 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं। लगभग सभी जिलों में है, लेकिन सीमित जगह में की जानकारी हमारे वेबसाइट से मिल सकती है। बिल्कुल। और हम आय की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक कोषाध्यक्ष इसमें होता है, तो ये जो खर्च होता है ये इसका वहन कैसे करते हैं? जैसे जो राशि आती है मुख्यतः संरचना बनाने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए 3 मुख्य जो कार्य हैं वो जल छाजन समिति के द्वारा किया जाता है। हमारे जल छाजन हम इस पर बात करें, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। कृषि असर कार्यक्रम में जी आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, रांची से बात कर रहे हैं। हाँ। पानी कैसे सर मिलेगा, पानी कैसे रोकेंगे बरसात को, इस सब सीमा से हम बात करना चाहते हैं। किस क्षेत्र में रहते हैं आप? रांची हरमू क्षेत्र में रहते हैं सर। अच्छा, चलिए। आप हरमू क्षेत्र में रहते हैं तो अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है हरमू से सटे हुए हटिया डैम का जो क्षेत्र है उसमें ये काम चल रहा है। कांके डैम से सटे हुए में चल रहा है। शहरी क्षेत्र में हम अभी प्रारंभ नहीं किया है। शहरी क्षेत्र के लिए अलग से योजना बनेगी। आप देखेंगे कि अगर हम उन जो क्षेत्र हैं उसमें भी अगर हम ये जल छाजन का काम करते हैं तो उसका प्रभाव हरमू तक भी आएगा, क्योंकि धरती के अंदर में जब पानी जाएगा तो पानी तो वो नीचे जहाँ उसका स्रोत है वो अपने आप चला जाता है। ज़रूर आपका क्षेत्र भी कभी ना कभी इसमें शामिल हो जाएगा। हम आय की बात कर रहे थे सर गुप्ता साहब, जो आय का जो वितरण होता है, जैसे किसानों को पैसा, जैसे मजदूरी का जो पैसा होता है या जो बनाते हैं उनको किस तरह से मिल पाता है? क्योंकि आपने बताया कि रोजगार भी है एक जी, इसमें ये रोजगार भी है। इसलिए जैसे मैंने अभी बताया कि जल छाजन समिति के द्वारा ही सारी संरचनाएं बनाई जाती है, तो इसमें काम करने वाले होते हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्य, लाभुक समूह, जिसको उस योजना से लाभ होगा उसका एक समूह बनता है, श्रमिक समूह। तो इस तरह से इन समूहों के माध्यम से कार्य होता है और भुगतान जल छाजन समिति करती है। जल छाजन समिति के खाते में ही राशि दे दी जाती है और जल छाजन समिति ये तय करती है कि कौन सा काम कब होगा और उसमें अंशदान कितना होगा। उसके बाद में जब ये काम हो जाता है तो काम के आधार पर, मास्टर रोल के आधार पर भुगतान जल छाजन समिति ही करती है। बिल्कुल। कितने वर्षों के अंदर ये जो जल छाजन का जो काम है तकरीबन, ये तो खैर बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन तकरीबन जो क्षेत्र है, जो किसान भाई हैं इससे जुड़ेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे, ये कितना वक्त लग जाएगा और किस तरह से राज्य को लाभ होगा इसका? जैसे हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा है, तो हम एक साथ सभी जगह काम नहीं शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जहाँ से पानी का बहाव शुरू होता है, यानी ऊंचे स्थल से नीचे की ओर जाते हैं, तो इसमें पूरे में 5 साल का समय लगता है, तब वो पूरा इलाका उपचारित हो जाता है। अच्छा, तो ये जो उपचारित जो इलाका हो रहा है उसमें लाभ आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो कार्य है, जो टाण जमीन है जिसमें कुछ भी खेती वेती नहीं होती, उसमें भी हम जल प्रबंधन करते हैं। उसमें हम मेड़बंदी कर देते हैं ताकि पानी आकर के रुके। तो जैसे ही आप पानी का प्रबंधन करते हैं वैसे टाण ज़मीन में भी हरियाली शुरू होती है, कुछ ना कुछ हम बोते हैं। दूसरा ये है कि
जहाँ पर एक फसल होती है, जैसे धान की ही फसल होती है हमारे यहाँ, दूसरी फसल नहीं हो पाती है, तो जब ज़मीन में नमी होती है तो दूसरी फसल भी उसमें होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं और कृषि उत्पादन के लिए कृषि यंत्र वगैरह भी हमारे कार्यक्रम से भी मिलता है। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी पुरानी ज़मीन पर ही अधिक उत्पादन कर लेते हैं। तो इसका मिला जुला ये असर होता है कि पूरे क्षेत्र में हरियाली आ जाती है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल। एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हेलो सर जी, आपकी आवाज़। मतलब ये जानकार हम तालाब 2 एकड़ जमीन है सर, तो उसमें तालाब हम चाह रहे हैं निकालने। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ऐसा तो हम रांची से बोल रहे हैं। और माझी से बोल रहे हैं? हम लोग जमीन गुमला घाघरा में सर। अच्छा, जमीन गुमला घाघरा में है। घाघरा में संभवतः आपकी योजना चल रही होगी। आप पहले वहाँ जिला से पता कर लें और मेरे कार्यालय में भी आपको मालूम हो जाएगा और वेबसाइट से भी पता चल जाएगा कि घाघरा में अगर जल छाजन की योजना चल रही है और आप चाहते हैं कि उसमें तालाब बने, तो जैसे मैंने कहा कि जल छाजन का कार्यक्रम एक वैज्ञानिक स्वरूप लेता है। जल के प्रवाह के आधार पर ही संरचनाएं बनती हैं। तो उसमें अगर उस क्रम में अगर आपकी भूमि पर तालाब का बनना तय होता है, जो कि जल छाजन समिति तय करती है, तो जल छाजन के कार्यक्रम से भी आपकी ज़मीन में तालाब बन सकता है। बिल्कुल। बहुत संक्षिप्त में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि झारखंड क्षेत्र के लिए इससे अच्छी योजना नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप जल का प्रबंधन करेंगे तभी वो सारी हो गए। जैसे जल से एक ज से जल, दूसरे से जमीन, तीसरे से जंगल, जानवर, ये 5 ज सबका विकास होता है इससे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि जल छाजन का बहुत सारा लाभ है और चूंकि ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत चलता है, एक बहाव के तहत चलता है, इसलिए कभी ना कभी आपको भी इसका लाभ मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में ये चल रहा है उसका लाभ तो निश्चित रूप से किसान भाई आप अवश्य उठाएं। किसान भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी हासिल की और सिंह गुप्ता साहब आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।